नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज एक काफी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है रिक्तियों के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य प्रशासन विभाग की रिक्तियों के बारे में, जो कि अभी अभी जारी हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग आपको 5 लाख रिक्तियां जारी की गई हैं, अर्थात 5 लाख पदों पर, विभिन्न पदों पर आपको बहाली होनी तय है। ये तो आपको एक काफी ही महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है। और साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ शिक्षा विभाग में लगभग 2.2 लाख या फिर कह सकते हैं आपकी 2.25 लाख आपको भर्तियां होनी है। नए पदों पर भर्तियां होने वाली है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को आपको छोड़ करके ये अपडेट निकल करके आ रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऐसे कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है जिनको अब आकर के बाहर किया जा रहा है। तो वहां से भी आपको रिक्ति जो आपको मिलने वाली है और आगे आकर के इसमें आपको जोड़ने वाली है, क्योंकि अभी कुछ प्रोसेस में है और कुछ लोग बाहर किए जा चुके हैं। कारण ये है, और कारण इसमें क्या कुछ है, इनका सीधा सीधा कारण है बाहर करने का। आरक्षण के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें त्रुटि पाई जा रही है, इन कारणों से उन्हें बाहर किया जा रहा है। तो आपको भी सावधान रहना है। अपने आरक्षण सर्टिफिकेट को इस प्रकार से आपको बनवाना है कि उसमें कोई भी त्रुटि न हो। उसी को लेकर के मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं किन किन पदों पर आपको वैकेंसी होनी है और किस किस विभाग में कितने पद हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आरक्षण में कहां कहां आप लोगों का डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके कारण से आप लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए अलग आरक्षण का नियम है और पुरुष के लिए अलग आरक्षण का नियम है। तो सब कुछ के बारे में हम लोग बात करेंगे। अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं विषय राज्याधीन सेवाओं संवर्ग में स्वीकृत बल कार्यरत। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं और अक्षर से इसे पढ़ करके आपको सुना दे रहा हूं कि क्या कुछ कहा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्याधीन सेवाओं में संवर्गों में स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्ति की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 6588 दिनांक 26/4/2024 एवं पत्रांक 8571 दिनांक 31/5/2024। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्तियों के बारे में बातें कही गई हैं। तो मैं इसे डिटेल से बता दे रहा हूं कि क्या कुछ आप लोगों का है। यहाँ पर प्रपत्र ए में आप देखिए कि कहाँ कहाँ रिक्तियां हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी रिक्तियों के बारे में। ये क्रम संख्या है और यहाँ विभाग का नाम है, सेवा संवर्ग है, पद नाम है और कुल पद स्वीकृत कितने हैं, कार्यरत बल आपको कितना है और रिक्त पदों की संख्या कितनी है, अभ्युक्ति क्या है, ये आपको यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। यहाँ पर क्रम संख्या 1 के बारे में कहा गया है, विभाग का नाम, सेवा शर्त, इसके नीचे आप देखिएगा तो डिटेल से सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। पद, जो पद ए है, जो प्रपत्र ए है वही प्रपत्र बी है, उसी अनुरूप से है। और प्रपत्र ए और प्रपत्र बी में आपको सब कुछ दिए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रपत्र ए के अनुसार आपको क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है, किस किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं। ठीक है, इसकी विवरणी आपको दी गई है। विभाग क्रम संख्या आपको 1 कहा गया है। शिक्षा विभाग पहले आपको शुरू होता है और शिक्षा विभाग में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वीकृत बल संख्या 83,000, आपको यहाँ पर 8,35,504 आपको टोटल के टोटल स्वीकृत है। यहाँ पर कार्यरत बल के बारे में बात किया गया है कि 6,17,913 है। वहीं पर रिक्तियों के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्तियां कितनी हैं। रिक्तियां 2,17,591 आपको रिक्तियां हैं। मैं थोड़ा सा और भी इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,17,000, लगभग आपको 2,20,000 के करीब में आपको है, क्योंकि अभी भी इसमें आकर के जो पद है वो आपको जुड़ने वाले हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के आपको निकाले जा रहे हैं। वो रिक्तियां आकर के इसी में आपको जोड़ेंगे। तो लगभग 2,20,000 शिक्षा विभाग में रिक्तियां हैं। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने आपको टोटल पद हैं, इतने कार्यरत हैं और इतने जो है आपको रिक्तियां हैं। लगभग 65,734 स्वास्थ्य विभाग में है। तो स्वास्थ्य विभाग में भी काफी बड़ी आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है। और गृह विभाग के बारे में बात करें तो 41,441 गृह विभाग में आपको रिक्तियां मिलने वाली है, अर्थात आपको बहुत जल्द इस पर भी आपको होने वाला है। और कुल स्वीकृत पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,05,274 है ऑनलाइन प्रतिवेदन और 15,000
8 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रियाधीन अभी है। कार्यकाल परिचारी 22 स्वीकृत पद के लिए विरुद्ध 27 कार्यरत, आपको यहाँ पर बातें कही गई हैं और जल्द ही इसमें और भी रिक्तियां आने वाली हैं। वहीं पर ग्रामीण विकास में भी आपको बातें कही गई हैं, जो कि अभी जो आपको पद है वो 11,784 पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। यहाँ पर आगे कहा गया है दोस्तों, नगर विकास एवं आवास विभाग में 1948 लगभग 2000 आपको भर्ती देखने को मिलेगी। पंचायती राज में आपको 5551 ऑनलाइन प्रतिवेदित आपको यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर कृषि विभाग में आप देख सकते हैं कि 3015 ऑनलाइन प्रतिवेदित हैं। और पशु एवं मत्स्य संसाधन में आपको यहाँ पर कहा गया है 4814 रिक्तियों के बारे में, जो कि आपको अभी भी खाली है। आगे यहाँ पर देखिए, नीचे इसके चलते हैं और भी पदों पर आपको भर्ती दिख रही है, जो कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में आपको 762 पद हैं। वहीं पर भवन निर्माण विभाग में 3828 आपको पद रिक्त हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 2994 पद आपको रिक्त हैं। वाणिज्य कर विभाग में 1479 पद आपको रिक्त हैं। वहीं पर सहकारिता विभाग में 2106 आपको पद रिक्त हैं। आपदा प्रबंधन विभाग में 1065 पद रिक्त हैं। वहीं पर निर्वाचन विभाग में 25 आपको पद रिक्त हैं। और ऊर्जा विभाग में आप देख सकते हैं कि 5563 पद अभी भी रिक्त हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 2520 पद हैं। और यहीं पर वित्त विभाग की बात करें तो 1504 पद। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 6261 पद हैं। और सामान्य प्रशासन विभाग में 3845 पद आपको रिक्त हैं। आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि उद्योग विभाग में 677 पद, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 1074 पद, और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 31 पद, और श्रम संसाधन विभाग में 5039 पद, विधि विभाग में 128 पद, खनन एवं भूतत्व विभाग में 301 पद, लघु जल संसाधन विभाग में 7548 पद, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 430 पद, संसदीय कार्य में 17 पद, और यहाँ पर योजना एवं विकास में देख सकते हैं कि 3128 पद है। लोक स्वास्थ्य में 218 है। मद्य निषेध उत्पाद विभाग में 2081 है। वहीं पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 15,214 पद है। पथ निर्माण विभाग में 2465 पद रिक्त हैं। और ग्रामीण कार्य विभाग में 3346 पद रिक्त है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में 7163 पद रिक्त हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विभाग में 6688, समाज कल्याण विभाग में 10,884, और वहीं पर गन्ना उद्योग में 1096, पर्यटन विभाग में 91, परिवहन विभाग में 7521, और नगरीय विभाग में 361, जल संसाधन विभाग में 13,752। और कुल पदों के बारे में बात किया जाए तो 4,72,976 कुल रिक्त पद आपको बिहार में है। इतने रिक्त पदों की यहाँ पर सूचना दी गई है। क्यों दी गई है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ सीधा सीधा मंशा है बहाली लेने का, क्योंकि आपको पता है कि 25 में विधानसभा इलेक्शन होना है। उसको देखते हुए जो सरकार की तैयारी है आपको काफी ही तेज गति से चल रही है, और इसी को लेकर के इतने पदों की रिक्तियों के बारे में बातें निकल करके आई, और इन सभी रिक्तियों पर आपको बहाली देखने को मिलने वाली है। बीपीएससी TRE1 TRE2 तो आपको पता है पूरा हो गया। TRE3 का भी आपको एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। और TRE4 24 अगस्त को उसका भी एग्जाम प्रस्तावित है, वो अपने समय पर होगा, और जिसका जुलाई में आप लोगों का विज्ञापन आने की संभावना है। आगे हम लोग बात करें कि TRE5 के बारे में, तो वो भी आप लोगों को नवंबर में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो TRE5 भी आपको चुनाव से पहले ही कराने की उम्मीद है। तो ये खबर आपको निकल करके आ गई आप लोगों के रिक्तियों के लिए। शिक्षा विभाग में सबसे अधिक रिक्तियां हैं, लगभग आपको 2,20,000 रिक्तियां हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आरक्षण नियमों में कुछ संशोधन हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि TRE1 और TRE2 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि उनको आरक्षण का उन्होंने दावा किया, उनको आरक्षण नहीं मिला और उनको अंततः बाहर कर दिया गया। उसमें से मैक्सिमम लोग हैं जो कि अदर स्टेट के हैं, कुछ बिहार के भी आपको कैंडिडेट हैं। ये आपको जानना जरूरी है कि क्या कुछ आरक्षण के नियम है। पहली बात, आरक्षण ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में यदि आप आरक्षण का दावा करेंगे तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, यदि दावा नहीं करेंगे तो वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात आपको कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आपको निम्न प्रमाण पत्र जरूरी होंगे। जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र, अर्थात निवास और जाति सबसे जरूरी आपको होगा। क्योंकि निवास आपको इसलिए कि आप वास्तव रूप में बिहार के निवासी हैं, और वहीं पर जाति प्रमाण पत्र
जो कि आपको प्रूव करेगा कि आप किस जाति से हैं। दूसरी बात, अब इसमें महिलाओं के बारे में बात करें कि महिलाओं का क्या कुछ रहेगा जाति और निवास, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की कोई भी महिला हो, उसका सब कुछ आपको पिता के पते का होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देना है, पिता के पते का होना चाहिए, न कि पति के पते का जाति और निवास आपको होना चाहिए। ये बात आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पर बात समझ लीजिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। अर्थात ब्लॉक स्तर का आप लोगों के पास प्रमाण होना चाहिए, जो भी आपको प्रमाण होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि जो भी प्रमाण पत्र आप बनाइएगा अंचल स्तर का, आपको ब्लॉक स्तर का प्रमाण पत्र चाहिए होगा, ये आपको ध्यान देना है। आगे यहाँ पर बात आप समझ लीजिए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी निवास एवं अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के लिए आप देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अस्थायी निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ये बातें आपको ध्यान देनी है कि उनके पिता के पते से आपको निर्गत होना चाहिए, नहीं कि पति के पते से। तो एक बात आपके दिमाग में ये होगी कि जो लड़की है वो पिता के पते से अर्थात वो अदर स्टेट की है, उसकी शादी बिहार में हुई है, तो क्या आरक्षण का लाभ एनसीएल का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है ये बनाएगी किसके नाम से? पिता तो अदर स्टेट के हैं, तो पिता से बनेगा या फिर पति के बनेगा? तो पहला बात ये भ्रम आपको निकाल दीजिएगा कि उनको एनसीएल का लाभ आपको मिलने वाला है। ये आपको लाभ नहीं मिलेगा। पति के आपको पते से है उससे आपको उनका लाभ नहीं मिलेगा। पिता के पते से बनवाएंगे तो वो ऑलरेडी अदर स्टेट के हैं, तो यहाँ पर उनको उससे भी लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लाभ किसको मिलेगा? लाभ मिलेगा जो बिहार की बेटी है, बिहार अर्थात उसका पैदा हुई है बिहार में, उसके पापा है बिहार के, उसी को इसको लाभ मिलेगा। अर्थात वो अदर स्टेट की है, बिहार में उसकी शादी हुई है, तो उस स्थिति में उसे लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, यदि वहीं पर वो बिहार की है, अदर स्टेट में शादी हुआ है, तो उस स्थिति में उसे उसका लाभ मिलेगा। आगे आपको यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है प्रमाण पत्र उसके पिता के पते से होना चाहिए, नहीं कि पति के पते से। आगे आप देख सकते हैं आरक्षण कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अतः आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें कि आप किस जाति के हैं और उसके पश्चात ही आप कॉलम को भरें, और जो आपको उचित कॉलम है उसी में आपको भरना है और उसी में डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, अन्यथा आपका जो किया हुआ दावा भी मान्य नहीं होगा। आपको ये जानना जरूरी है। आगे आपको जानना जरूरी है कि जो कोड है वो आपको जातिगत रूप से आपको कोड भी मिलने वाला है। आरक्षित का कोड आपको कुछ अलग रहेगा, एससी का कोड अलग, एसटी का कोड अलग, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस का कोड आपको अलग अलग रहने वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो कि काफी ही महत्वपूर्ण अभी आपको आने वाले हैं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर के। अभी तो एनसीएल के बारे में आपने जाना कि जो महिलाओं के बारे में है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको किसके पते से बनने वाले हैं? तो पिता के पते से बनने वाले हैं, न कि पति के पते से। आगे यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 962 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को क्षैतिज आरक्षण दे रहेगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार विहित प्रपत्र में निर्गत है और वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा, अर्थात रिन्यूअल आपको होना जरूरी है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लेकर के क्या कुछ आपको कहा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8वें में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है ना, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22, ये 26/22 क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का लाभ हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा
प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के आधार के साथ संलग्न अनुसूची प्रपत्र 1 सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के देय आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आरक्षण का लाभ जिनको लेना है उनको आपको ये करना जरूरी है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि आय एवं परिसंपत्ति संबंध प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। अर्थात ये आपको जो ईडब्ल्यूएस कब का होगा, तो जिस समय आपको बहाली आई है उसी समय आपको 1 महीने 2 महीने का बना हुआ आपको होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान देना है। अर्थात जो पिछला वित्तीय अभी तो जो चल रहा है उस वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस आपको बनेगा नहीं, अर्थात आय पर ही ईडब्ल्यूएस बनना है। तो पिछले वित्तीय वर्ष के आधार पर आप लोगों का बनने वाला है, ये बात ध्यान दें। तो आपको नया ईडब्ल्यूएस बनवा करके यूज करना है। आगे यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अधिसूचना संख्या 2622 क्या है। तो दोस्तों 2622 जो है वो आपको ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कहा जाता है कि ईडब्ल्यूएस किस प्रकार से आपको होना चाहिए। यहाँ पर जो 2622 है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के अनुसूची प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। ये आपको बातें कही गई है। साथ साथ आपको बात ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपको जनरल वाले कैंडिडेट है उन्हीं को ईडब्ल्यूएस का आपको मेन रूप से लाभ मिलता है। लेकिन पहले हम लोग बात करें तो जनरल में जाति की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब जो जिसे ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना है, एक बात फिर सुन लीजिएगा, जिससे भी ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होने का लाभ लेना है उनको जाति प्रमाण पत्र की भी आपको आवश्यकता होने वाली है। तो आप अपना जाति भी जरूर बनवा लीजिएगा और जो ऑप्शन आएगा जाति डालने का उसमें आप जाति डाल लीजिएगा, नहीं तो प्रमाण पत्र बनवा करके रखिएगा जरूर, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस स्थिति में जाति प्रमाण पत्र भी आप लोगों का लगने वाला है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। और यदि ऐसी स्थिति में आपके पास जाति नहीं हो तो उस स्थिति में आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस फीमेल है उनके लिए क्या कुछ हुआ था। यहाँ पर उसका जो पीडीएफ है दोस्तों किस तरह से गायब हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस जो आपको यदि महिलाएं हैं उनके लिए क्या कुछ करना है। जैसे कि एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए आपको पिता के पते से बनाना जरूरी होगा। वहीं पर हम लोग बात करें कि यदि महिला है और उसको ईडब्ल्यूएस बनवाना है, ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा ये जानना आप लोगों को जरूरी है। तो इसे भी ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपको सारे डॉक्यूमेंट है वो पिता के पते का आपको बनवाना होगा, ठीक है ना। जो आपको इसमें है मैं इसका पीडीएफ लगा दूंगा कि क्या कुछ कहा गया है जो कि इसमें गायब हो गया है, तो पिता के पते का लगाना होगा। अब आगे मैं बता दूं इसमें कि एक लेटर भी इसके लिए जारी किया गया था कि पिता के पते से यदि न हो तो वो पति के पते से भी आपको बनवा सकती है। लेकिन क्या कुछ बनवा सकती है, तो आय की स्थिति में वो बनवाया जा सकता है, सिर्फ आय कि वो पति से, क्योंकि यदि पति के साथ रहती है तो उस स्थिति में पति के नाम से आय बनवा सकती है, लेकिन बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो पिता के पते से। तो पिता के पते से कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनेंगे, तो पहला आपको है इसमें कि जो निवास है ये आपको पिता के पते से बनेगा। निवास क्यों, क्योंकि निवासी बताएगा कि आप बिहार के निवासी हैं कि नहीं। जो बिहार के निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो निवास आपको जरूरी होगा। यदि आपको जाति के बारे में बात करें तो ये भी आपको बनवाना होगा पिता के पते से ही। और वहीं पर हम लोग बात करें जाति, अब आय यदि आप पिता के शादी होने के बाद भी यदि आप पिता के साथ रहते हैं तो आप आय पिता के पते से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पति के साथ रहते हैं तो भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम पति के साथ रहते हैं तो पति की आय से बनवाना है, तो पति की आय से भी आप बनवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जाति, आय, निवास जो आपको टोटल के टोटल ईडब्ल्यूएस यदि महिला कैंडिडेट है, एक बात और भी ध्यान सुन लीजिएगा, यदि वो महिला कैंडिडेट है तो उस स्थिति में आपको पिता के पते का ही लगने वाला है। जाति, आय और निवास बिल्कुल आपको ये ध्यान देनी है कि पिता के पते का आपको लगने वाला है। यदि पति के साथ आप रहते हैं तो उस स्थिति में आप आय लगा सकते हैं पति का, लेकिन जो निवास और जाति है ये आपको पिता के ही पते का लगेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। वहीं पर एनसीएल के बारे में बात की जाए तो एनसीएल के बारे में भी यही कंडीशन आपको हूबहू है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, जो कि आपको काफी है महत्वपूर्ण ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बहाली आपको काफी ही बड़ी आपको देखने को मिलने वाली है। और वैसा नौबत न हो कि जैसे बीपीएससी टीआरई 1-2 में सेलेक्ट होने के बाद 6 महीने नौकरी करने के बाद बाहर किया जा रहा है, वैसी स्थिति आपके साथ न हो।
तो आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें, क्योंकि बहुत सारी जो वैकेंसी है आपको आ रही हैं और बहुत ही वैकेंसी आपको आने वाले समय में आने वाली है अगले 6 महीने में, क्योंकि जो 25 इलेक्शन है उससे पहले सारी की सारी वैकेंसी फुलफिल कर लेनी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफी बेहतर लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।